हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेस पे स्वागत है। मैं अनुपम दीक्षित फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद। जैसा कि लास्ट वीडियो यानी कि आपके क्लास का जो लास्ट वीडियो था फिजिक्स पार्ट का, उसमें मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जितने भी चीजें उससे इंक्लूडेड थी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वो चीजें हमने कवर अप कर ली थी। ठीक है, और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ी सी चीजें हम प्रीवियस वाले डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसने हमें क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसने हमें क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ, उसने हमें मोशन दिया। ठीक, अब सेकेंड लॉ ने हमको क्या दिया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमको क्या दिया? मेथड ऑफ मेजरिंग, मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स। ठीक, ये दो चीजें तो हमारी हो गई। ठीक है, पहले लॉ ने क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स दिया। दूसरे लॉ ने हमें क्या दिया? मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स। अब जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या देगा? तो थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमें क्या देगा? टू डिस्क्राइब द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर? यानी थर्ड लॉ हमें क्या देगा? ये हमें एक टू डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो डिफरेंट बॉडीज पे जब एक दूसरे के द्वारा फोर्सेस लगते हैं उसको डिस्क्राइब करेगा। बात समझ में आ गई? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा कहता है वो क्या कहता है? उसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. Okay, action and reaction forces acts upon different bodies. क्लियर? तो डेफिनेशन हमारी क्या है थर्ड लॉ ऑफ? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई कि एवरी एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो इसके बराबर। मान लिया दो बॉडीज है हमारी, सपोज दैट दीज आर द टू बॉडीज। ये इस बॉडी ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये जो हमारी सेकंड बॉडी होगी ना वो भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। मतलब फोर्सेस तो इक्वल होंगे बट द डायरेक्शन will be different. Equal and opposite forces act on each other. Action and reaction forces act upon different. यानी अगर इस फर्स्ट बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग राइट कर लेते हैं, द फोर्स एक्ट बाय फर्स्ट बॉडी, वो हमारा होगा एक्शन। फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड, वो हमारा क्या होगा? एक्शन होगा। ठीक है, फिर दूसरा द फोर्स एक्ट बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट, वो हमारा क्या होगा? रिएक्शन होगा। बात समझ में आई?
कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, when two bodies are collide to each other, then first body apply a force on second body, it is known as the action, and second body also applies equal and opposite force on first, it is known as a reaction. दो बॉडीज जब एक दूसरे से टकराती है यानी कि टक्कर होती है मान लिया, तो क्या पहली बॉडी क्या करती है, दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी क्या करती है, पहले के ऊपर फोर्स लगाती है। तो जो पहली बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्शन, और दूसरी बॉडी जो पहले के ऊपर लगाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। बस डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन यानी कि जो दिशा होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसकी डेफिनेशन प्लीज राइट first, or you can take a screenshot of it and then I will explain कि what are the examples of it। दूसरा, इसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कह सकते हैं। जैसे हमने आपके थप्पड़ मारा, ठीक, मान लिया कोई स्टूडेंट से कभी कोई गलती करता है तो टीचर क्या करता है, उसके खींच के एक तमाचा मारता है। तमाचा मारता मतलब हमारे हाथ से जब स्लैब पड़ता है तो हम स्लैब से एक फोर्स लगाते हैं उसके गाल पे, ठीक है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ये वाक्यांश हमेशा होता रहता है, कभी कभी गुस्से में आके टीचर तड़ाक से मार देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके डेली लाइफ में, या आपके फादर कभी आप गुस्से हुए और तेज से तमाचा मार दिया, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होता है क्या, फादर आपके जो है हैंड से आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको तो बहुत तेज लगता है, बट फादर के जो हैंड है उनके ऊपर भी एक जरा फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो दोनों फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। मान लिया जो सामने वाली बॉडी है वो थोड़ा सा मान लिया उसको रिजिड नहीं है कंपेयर टू हैंड, मान लिया हमने हाथ से इस गाल के ऊपर मारा तो इसकी रिजिडिटी मतलब ये जो है ना ये थोड़ा सा ठोस है, और हमारा ये जो है गाल होता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है, तो इसलिए हमें हाथ पे पता नहीं चलता है, बट फोर्स वो सेम लगाता है, इक्वल लगाता है, ठीक है। तो फटाफट नोट करें और हम लोग एग्जांपल्स राइट करते हैं इसकी। Okay students, these are the some examples of a third law of motion। First example क्या कर रहा है, a gun recoil when a shot is fired from it। यानी recoil का मतलब पीछे भागती है। जब हम गन से फायर करते हैं, ठीक है, तो फायर करने पे क्या होता है, जब गोली आगे निकलती है, ठीक है, तो देन इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन आल्सो, ठीक है। तो फायर होने के बाद क्या होगा, फायर तो हो गई, एक एक्शन फोर्स लग गया और उसके रिएक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसके रिएक्शन में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो गन होती है उसको पीछे, मतलब ऐसे फायर किया तो ऐसे झटका पीछे की तरफ लगता है, ठीक। अगर हम हैंड पीछे ना करें तो हो सकता है जर कितना हार्ड होता है कि हमारा ये जो होता है ना एल्बो यहाँ पे ये, ठीक है, उसमें चोट भी आ सकती है, दर्द भी हो सकता है, या कभी कभी फ्रैक्चर तक हो जाता है, इतना जो है तेज झटका लगता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं, द फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, ठीक है। तो इसमें भी थर्ड लॉ अप्लाई होता है। होता क्या है, एरोप्लेन्स और रॉकेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल्स होता क्या है, जब स्टार्ट होते हैं तो फ्यूल्स बर्न होता है, और बर्न होने पे बहुत सारी गैसेस उसमें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। वो गैसेस जब आगे बढ़ती हैं और नोजल के थ्रू, यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है उसको नोजल बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लिया हमारा जेट एरोप्लेन बना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हिस्सा होता है नोजल कहलाता है। तो नोजल से जब गैसेस रिलीज होती हैं तो बहुत सारा प्रेशर जनरेट करती हैं, ठीक है। प्रेशर जनरेट का मतलब दे एक्सर्ट अ फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आगे की तरफ या ऊपर की तरफ भागता है, यानी कि जो एरोप्लेन है वो आगे भागेगा और रॉकेट जो है वो हमारा ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो जब एक फोर्स हमारा रिएक्शन एक्शन लग गया तो उसके अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन तो होगा ही ना। तो गैसेस निकलती हैं पीछे की तरफ, ठीक है, गैसेस निकलती हैं पीछे की तरफ, और उसके रिएक्शन से जो हमारा क्या बोलते हैं जेट एरोप्लेन्स या ये भी रॉकेट्स होते हैं वो आगे की तरफ भागते हैं। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गैसेस जब बर्न होंगी तो वो कहां से निकलेंगी, पीछे से, ठीक। तो पीछे से निकलने पर वो नोजल की तरफ, यानी कि आगे का जो हिस्सा है उसकी तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी तरफ रॉकेट्स, जिसकी वजह से जो रॉकेट्स हमारे होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं और प्लेन आगे की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब आई बात थर्ड पर्सन स्विमिंग। जब हम लोग तैरते हैं, तैरने पे क्या होता है, हम लोग अपने हाथों का सहारा लेते हैं। पर्सन क्या करता है, ही सेंड द वाटर फ्रॉम हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, पानी को क्या करता है, अपने हाथों की तरफ सहायता से क्या करता है, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है। पीछे की तरफ फेंकना का मतलब क्या है, उसने वाटर के ऊपर क्या किया, एक एक्शन फोर्स लगाया। एक्शन फोर्स ने क्या किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस एक्शन के एवज में एक रिएक्शन फोर्स लगता है इक्वल, तो उसकी वजह से तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया स्विमिंग का। अब आई बात रोइंग अबोट, यानी कि जब नाव को तैराता है नाविक, तो नाविक जो नाव को तैराता है तो उसका काम क्या होता है, नाविक यानी कि जो हमारा होता है वो ऊपर होता है, तो वो अपने ओर्स यानी कि जो जिस डंडे से वो पानी को पीछे धकेलता है उसको ओर्स बोलते हैं, तो उस ओर्स की हेल्प से वो क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ फेंकता है। फेंकना का मतलब वो एक एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो उस एक्शन फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स भी तो अप्लाई होगा, और वही रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारी बोट के ऊपर अप्लाई होता है, जिससे बोट आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, देन लास्ट वी फील पेन इन आवर हैंड व्हाइल पुशिंग अ वॉल। जैसे मान लिया ये है हमारी वॉल, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर अगर पुश कर रहे हैं यानी मुक्का मार रहे हैं, तो कहने का मतलब हम वॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वॉल भी तो हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी ना भैया, हमने एक्शन फोर्स तो आपके ऊपर दे दिया, ठीक, तो आप भी तो क्या करोगे, एक रिएक्शन फोर्स तो हमारे ऊपर दोगे ना। तो वॉल ने जैसे ही हमने उसके ऊपर मुक्का मारा, तो इस वॉल ने क्या किया, हमारे हैंड के ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स लगाया, जिसकी वजह से होता क्या है, हमको हाथों में पेन होता है। ठीक है, क्योंकि वो होती है हार्ड रॉक की बनी हुई, तो उस वजह से हमें ज्यादा पेन फील होता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं कि थर्ड लॉ हमारा ये बताता है कि व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड टू ईच अदर, देन they apply a force on each other. First, the force exerted by first body on a second is known as a action, whereas the force exerted by second body on a first is known as a reaction. To every action there is an equal and opposite reaction, यानी every action के लिए equal and opposite reaction होगा. It is your third law of motion. Okay students, please note the examples also. I think you understand very well what is the third law of motion. And then after I will explain last topic of your chapter, which is the momentum conservation law of momentum. Conservation law of momentum. Okay, so please note it fast, or you can take a screenshot. Then I will explain last topic of your chapter. Okay, so next topic, law of conservation of momentum. मैंने क्या बताया अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, उसमें क्या होता है, दो बॉडीज कोलाइड करती हैं। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर, देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर ऑन द एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के रूप में क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो देन मोमेंटम ऑफ each bodies will be changed on applying a force by each other. जब एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, उन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई ना बात, कि when two bodies collide each other, when two bodies collide each other, then first body exert a force on second, second body exert a force on first. Okay, then by these forces momentum of both bodies will be changed, but it is experienced on the basis of experiment कि the total momentum of whole system remain unchanged. यानी ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन दोनों बॉडीज का अलग अलग मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन फोर्सेस से क्या होगा, उन बॉडीज का जो अलग अलग फोर्सेस होगा, मतलब अलग अलग मोमेंटम होगा, वो तो चेंज हो जाएगा, बट सिस्टम की अगर हम बात करें, इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लें, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमारा अनचेंज, मतलब जो पहले था वही बाद में होगा कोलिजन के। ठीक है, सो द बाय दिस लॉ यू कैन से दैट कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर collision. Okay, तो according to law of conservation of momentum, definition हम राइट कर देते हैं कि in the absence of an external
force, in the absence of an external force, the total momentum of all the bodies of system remains कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा, मतलब कंजर्व। इसको एक वर्ड दे दिया गया कंजर्व, मतलब निहित, यानी कि जो पहले था। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का प्रूफ आखिर कैसे होगा, कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दो बॉडीज सेलेक्ट कर ली। लेट टू बॉडीज ए एंड बी। ठीक है, ये हमारी हो गई ए बॉडी और ये हो गई हमारी बी बॉडी, हुज मासेस इज m1 एंड m2, मतलब उनके जो मास यानी कि द्रव्यमान है m1 m2 मान लिया। इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया u1 और u2 है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लिया ये दोनों आए आपस में टकराए। ठीक, बात समझ में आ गई। तो टकराए, तो टकराने पे ये मास इनके, ठीक, अब टकराने के बाद क्या हुआ। ठीक है, फिगर थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि सर पहले आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया आप छोटा बना दिया, तो वो तो हाथ से ऐसे खींच रहा हूं मैं, तो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे दोनों हो गए, आके टकराया, तो ये तो हमारा हो गया क्या, कोलिजन हुआ। ठीक, अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, मान लिया, ठीक, तो कोलिजन, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया FAB। FAB का मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड, और इसने इसके ऊपर लगाया फोर्स FBA। ठीक, इसने इसके ऊपर FBA फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, इनकी जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो गई। ठीक है, मान लिया वो V1 हुई और इसकी हो गई V2। ठीक, तो ये तो हमारी हो गया स्ट्रक्चर हमने बनाया, उससे हमने समझा कि लेट टू बॉडीज A एंड B whose masses are m1 and m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। ठीक, अब दोनों कोलिजन हुआ, इसने इसके ऊपर FAB फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर FBA फोर्स, यानी कि एक्शन का रिएक्शन फोर्स हो गया, और ये कोलिजन की बात हमने यहाँ पे कर ली। उसके बाद जब कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, थोड़ी सी बदलेंगी। तो बदलने पे मान लिया इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग पहले इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग वाला इनिशियल मोमेंटम, या मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, m1 u1। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी वो कितना हो जाएगा, m2 u2। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो गई v1, यानी कि m1 v1 हो जाएगा। किसका हमने निकाला, ऑफ, सॉरी दो बार ऑफ लिख दिया यहाँ पे, ऑफ बॉडी ए लिख सकते हो आप, यहाँ बॉडी कर लो। ठीक है, ऑफ बॉडी ए वो हो गया आपका m1 v1, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी वो आपका हो गया m2 v2। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए और ये चीजें राइट कर लीजिए, फिर आगे का प्रूफ करते हैं फटाफट। ओके, तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं टोटल या इनिशियल मोमेंटम
ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम मतलब दोनों बॉडीज को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि m1 u1 और m2 u2। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो कितना हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब लेट कोलिजन स्टैंड्स फॉर t सेकेंड, मतलब जो कोलिजन हुआ वो हमारा t सेकेंड के लिए हुआ, मतलब t सेकेंड में वो टकराए और छूट गए, ठीक। तो देन फोर्स ए बी होगा ना, ए बी मैंने बताया था ना, तो फोर्स ए बी दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो उसमें बॉडी ए में क्या हो जाएगा m1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, ये हो गया एफ ए बी। ऐसे ही एफ बी ए निकालोगे ना तो वो क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉडी, लिख लो इन बॉडी बी, यानी कि बॉडी बी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया उसको क्या लिखेंगे m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, ओके। अब ये दोनों फोर्स हमारे क्या है, दोनों दीज आर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ ए बी जो होगा वो इक्वल तो होगा बट अपोजिट मतलब माइनस आ जाएगा, ये किससे, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या लिखा, लास्ट लाइन लिखी थी एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। तो एफ ए बी हमारा क्या था, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी था, ये हुआ हमारा माइनस, यहां लिख लेंगे m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो डिनोमिनेटर इसमें भी टी, डिनोमिनेटर इसमें भी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अगर अभी हमने पहले इसी से पहले वाला जो हमने इरेज किया है उसमें मैंने लिखा था, ये हमारा क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम था, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था, ठीक है। और ये हमारा था इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम था, ठीक है। इसी को आप ये बोल सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन, और इसको बोल सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो सिस्टम का हमारा टोटल मोमेंटम था वो सेम रहा, मतलब कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज और यू कैन से दैट इट कांस्टेंट और कंजर्व्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इफ कभी भी कोई आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज और कंजर्व्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, तो आपको क्या करना होगा, आपको यही प्रूफ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही प्रूफ आपको करके दिखाना होगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, m1 u1 है,
ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 होगा। ठीक है, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होंगे, तो जो एग्जांपल हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं वो हमारे एप्लीकेशन इसके भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है ना। तो दैट इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स योर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड राइट नाउ। और कहीं भी आपको किसी भी वीडियो जो अभी मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में कहीं भी किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स आल्सो। और एक बार फिर से आपसे आपका सपोर्ट मांगता हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे तक लेके जाएगा। एंड प्लीज गिव सपोर्ट टू मी बाय शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल अनुत क्लासेस। तब तक के लिए गुड बाय। फिर लास्ट में वही मैंने जो नारा आपको दिया है कि दैट इज पढ़ते रहो पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।